चैनल साहित्य शिक्षा। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो थ्योरी के ऊपर होने वाली है, जो फॉर्मलिज्म कहलाती है। अब देखो, आपको थ्योरी से बहुत डर लगता होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक बार आपने अच्छे से थ्योरीज को समझ लिया ना, और उसके सारे राइटर्स के बारे में आपको नॉलेज हो गई, तो आपको थ्योरीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगी। बट थ्योरीज को पढ़ने का अपना एक मेथड क्या है कि जब भी आप थ्योरीज को पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी का मतलब क्या। सीधे अगर आप राइटर को पढ़ने जाएंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस तरीके से पूछ रहा है कि भाई पहले वो क्या करता है कि कुछ एक साइड में राइटर्स के नाम दे देता है, एक साइड में थ्योरीज के नाम दे देता है, उनको मैच करवाता है, या फिर थ्योरी का मीनिंग भी वो कई बार पूछ लेता है, या कोई टर्म होती है उसको एक्सप्लेन करो, टर्म्स के साथ राइटर को मैच करो, वर्क के साथ उसकी डेट को मैच करो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर 30 क्वेश्चन से भी ज्यादातर जो मैचिंग के हैं या जो ऑप्शनल है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी थ्योरी को पढ़ें और तो सबसे पहले उस थ्योरी को समझें कि एक्चुअल में वो थ्योरी क्या है। फिर उसके बाद आप जैसे ही एक एक राइटर को करते जाएंगे तो वो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता है, कंसेप्ट बन जाते हैं कि हाँ ये थ्योरी का ये मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है कि थ्योरी को समझेंगे हम, उसके बाद हम एक एक राइटर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे, पहले हमने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को समझा, फिर वन बाय वन उसके सारे राइटर्स को क्लियर किया। तो इस तरीके से क्या है कि आप कहीं ना कहीं उन चीजों को माइंड में सेट कर लेते हो, एक सेटअप बना लेते हो। ठीक है, जैसे कि आप 1 2 3 सीखते हो तो 1 2 के बाद मतलब ऐसे आपका होता जाता है कि हाँ 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एक सेटअप माइंड में हो जाता है। इसी तरीके से थ्योरीज हैं कि मतलब कि अगर आप एक सीक्वेंस में जब पढ़ते जाते हो कि सबसे पहले मैंने ये थ्योरी की, इसके ये राइटर लिख लिए हैं, ये मेरे हो गए हैं, उसके बाद मैंने नेक्स्ट थ्योरी की, उसके बाद मेरी ये कंप्लीट होती चली जा रही हैं। ठीक है, अगर आप न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर मेरी वीडियोस देखोगे तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से राइटर आते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप इसी मेथड से थ्योरीज को करें, मेरी रिक्वेस्ट, चाहे आप जहां से भी कर रहे हैं, जहां से भी आपको बेटर लग रहा है, बट आप थ्योरीज को हमेशा इसी तरीके से करें कि पहले उस थ्योरी का मतलब समझें एंड देन आप स्टार्ट करें कि एक्चुअल में जो ये राइटर हैं ये किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आपको किसी की थिंकिंग तभी तो समझ में आएगी ना जब जान पाओगे कि वो सोच क्या रहा है। मान लिया आपने कोई नेक्स्ट बंदा बैठा और उसकी सोच का पता लग गया आपको कि ये है ना, किसी ने आपको बताया कि इसकी जो सोच है ना, आज इसके बच्चे के बारे में ये टेंस है, तो आप उससे जाके एग्जैक्टली आपको पता लग गया कि आज उसके बच्चे को लेकर उसके माइंड में कुछ चल रहा है, तो आप उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे पाओगे और उससे अच्छे से बात भी कर पाओगे। अदरवाइज दूसरे साइड में कोई आदमी उदासी बैठा, पहले तो आपको यही पूछने में टाइम लगेगा कि ये उदासी है किस वजह से। तो थ्योरीज का भी सेम है, पहले अगर आपको ये पता चल गया कि ये राइटर है, इसकी थिंकिंग क्या है थ्योरी पढ़ने के बाद, और ये इस थ्योरी के हिसाब से काम कर रहा है, तो एग्जैक्टली जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसने जितनी भी टर्म्स दी हैं, जितने भी थ्योरीज दी हैं, वो किस चीज से रिलेटेड है। चलो ठीक है भाई, ये इंट्रोडक्शन था। चलो अब हम फॉर्मलिज्म को करते हैं। फॉर्मलिज्म क्या था, फॉर्मलिज्म थ्योरी वो कब आई और कैसे मतलब उसका इन्वेंशन हुआ। ठीक है, अब फॉर्मलिज्म से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो हिस्टोरिसिज्म थे ना, हिस्टोरिसिज्म वाले क्या थे कि हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते थे कि जब भी हम किसी वर्क को पढ़ते हैं ना, तो हमें उस वर्क के ऑथर के बायोग्राफी और मतलब कि उसके जो एनवायरमेंट में हो रहा है, अगर हम उसको जान लेते हैं तो हम थ्योरी को समझ पाते हैं। यानी कि अगर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो तो उसके ऑथर को जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसके ऑथर को नहीं जानोगे तो आप उस टेक्स्ट का इतने अच्छे से मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, ये हिस्टोरिसिज्म वाले कहते थे। अब इसके बाद आया न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम टेक्स्ट को ही ध्यान से पढ़ें और टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ें तो एग्जैक्टली हम हर मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर आया फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के विचार जो थे सेम थे, पहले फॉर्मलिज्म आया उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म आया। फॉर्मलिज्म क्या था, अब सबसे पहले फॉर्मलिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। अब आपको नाम से ही पता लग जाए, फॉर्मलिज्म, फॉर्म लिज्म का मतलब होता है कि किसी भी थ्योरीज वगैरह को एक्सप्लेन करना। ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है कि फॉर्मलिज्म वाले कहते हैं कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो ना, तो आपको ना ऑथर को जानने की जरूरत है,
ना उसकी हिस्ट्री को जानने की जरूरत है, ना सोसाइटी को। हर चीज को कट आउट कर दो। अगर आपको टेक्स्ट का मीनिंग अच्छे से जानना है तो उसकी फॉर्म पे ध्यान दो, ठीक है। उसमें देखो कि उसने कैसी लैंग्वेज लिखी है। जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो टेक्स्ट के इनसाइड ही है, वर्ड्स के अंदर। उसको ऑथर से रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कहीं और जाने की जरूरत। जो उसकी रिदम है, जो उसका स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है, जो उसकी फॉर्म है, वही आपको बताएगी कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। ये फॉर्मलिज्म वालों का कंसेप्ट था, ठीक है। 1910 से 20 तक ये चला, ज्यादा देर तक ये नहीं चल पाया था, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज में उतना ज्यादा नहीं जा पाया, ठीक है। रशिया के अंदर ही ये पैदा हुआ था, मतलब इसका जो ट्रेंड था, और वहीं पे ये सिमट के ज्यादा रह गया और ज्यादा ये एक्सपेंड नहीं हो पाया। इस वजह से उसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट जो इसको बढ़ाया वो न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने बढ़ाया। यहां तक मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म में डिफरेंस यही था कि भाई इन्होंने अकेला फॉर्म पे, स्ट्रक्चर पे इतना मतलब फोकस नहीं किया, और जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले थे उन्होंने इसके अलावा कई चीजों को और एक्सपेंड कर दिया था। अब आपको पता है कि कोई आइडिया अगर है पहले से ही तो उसमें एक आधी चीज तो एडअप होती ही है। बाकी न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर भी हमारी वीडियो है, उसके हर राइटर के ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। ओके, अब आगे देखो, ये बिगेन हुआ था रशिया में। फॉर्मलिज्म है वो डील करता है टेक्सुअल मीनिंग, टेक्सुअल मीनिंग पे, वो टेक्स्ट के अलावा कहीं नहीं जाता। वो कहता है कि टेक्स्ट के अंदर ही ढूंढो मीनिंग कहाँ पे है। लेट्स फॉरगेट ऑल द डिफरेंट कंटेक्स्ट, जितने भी कंटेक्स्ट आसपास के, कैसे सोसाइटी चल रही है, राइटर के माइंड में क्या चल रहा था, उन सबको भूल जाओ, सभी कंटेक्स्ट को। फोकस टेक्स्ट, टेक्स्ट पे फोकस करो, एंड फॉर्म, और उसकी टेक्स्ट की फॉर्म क्या है उस पे फोकस करो। When you study form of a literary formal device, जब आप स्टडी करोगे फॉर्म लिटरेरी डिवाइस की, किसी भी लिटरेरी डिवाइस की, ऑफ अ वर्क, किसी वर्क की, जैसे कि अगर आप उसकी रिदम को देखोगे, मीटर को देखोगे, राइम को देखोगे, मेटाफर को देखोगे, सिंटेक्स को देखोगे, नैरेटिव टेक्निक को देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। दोबारा मैं बता देती हूँ, रिदम, मीटर, राइम, मीट्रिक, मेटाफर, सिंटेक्स, नैरेटिव टेक्निक, अगर आप इन सबको देखोगे ना तो आप टेक्स्ट का मीनिंग निकाल सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट हैज इट्स मीनिंग इटसेल्फ। इस फॉर्मलिज्म को रशियन फॉर्मलिज्म भी बोला गया। मैंने आपको बताया था ना कि रशिया के अंदर ही ये रहा था। इन रशिया में उस टाइम पे जब रशियन फॉर्मलिज्म आया, अलग अलग 3 टाइप के स्कूल या फिलोसॉफी के स्कूल आप कह सकते हैं। अब आप स्कूल का मतलब वो वाले स्कूल नहीं, स्कूल का मतलब होता है जब कुछ थ्योरिस्ट है वो मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको स्कूल बोला जाता है। तो कुछ थ्योरिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए थे और वो इसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे थे। बट जब उनको पता लगा कि वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आइडियाज को शेयर किया तो उनको पता चला कि हम तो एक ही आइडिया पे काम कर रहे हैं, और फिर उन्होंने इकट्ठे मिलकर उस चीज पे काम किया और तब कहलाया रशियन फॉर्मलिज्म। तो उन तीनों स्कूलों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो 3 टाइप के ये स्कूल थे, ठीक है, जो दे ज्वाइन बिकम रशियन फॉर्मलिज्म। जब उन्होंने ज्वाइन किया तब वे बने रशियन फॉर्मलिज्म। सबसे पहले था मॉस्को लिंग्विस्टिक स्कूल। आपने जरूर नाम याद रखने भाई, मॉस्को लिंग्विस्टिक स्कूल। बहुत सारे थ्योरिस्ट थे इस स्कूल में। रोमन जैकोब्सन, ये तो भाई आप पेपर में इसके बिना मत जाना। ओके, 1 बाय 1 सबके ऊपर वीडियो आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहे। सेकेंड है बोरिस टोमासिलवेस्की। थर्ड है जी विनोकर। ओके, तो ये थे मॉस्को लिंग्विस्टिक सोसाइटी। अब सेकंड है प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल। प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल में कौन कौन थे? टिज्यूटन, टोडोर, जूरी लोटमैन, ठीक है। ये टोडोर जो है वही नाम थोड़े अटपटे से हैं, टोडोरोव है जो, ये भी पेपर पे बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। मतलब अगर आप पेपर देते रहे, आपने PYQs करे हैं तो इसका नाम आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा। ओपोजेस की फुल फॉर्म
फॉर्म क्या है, ये रशिया में थी भाई, बट अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखे तो है सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पोलिटिकल लैंग्वेज। ओके, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर फोकस है ना इनका। इसके इंपोर्टेंट राइटर है विक्टर सल्वोस्की, एक ये राइटर भाई। मतलब ये तीन तो ऐसे हैं कि वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है, बट ये तीन तो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। यूरी टेनोर, व्लादिमीर प्रोप, ग्रेगरी गुकोल्स्की, बोरिस, देखो ये बोरिस है ना, एक तो ये टोमा शिलवेस्की है और एक है ये इंचनबम। ओके, ये बोरिस कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये थे अलग अलग इनके राइटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मलिज्म क्या है। इसके अंदर 3 स्कूल थे, उनमें अलग अलग राइटर कौन से हैं, ठीक है, आपने ये सब रखने हैं याद। और इनके जो थ्योरीज हैं वो इनकी सेपरेट वीडियो आएंगी, उनमें मैं करवाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और सब कुछ आपके माइंड में समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। और पढ़ते रहें भाई। और कोई भी मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।